नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश बजट एक्सपेक्टेशंस में कि बजट से क्या उम्मीदें हैं। बजट की तारीख का ऐलान भले ही होना अभी बाकी है, लेकिन उम्मीदों के लिए और जो इंडस्ट्री की उम्मीद है उसको लेकर लगातार कंसल्टेशन लगातार जारी है इंडस्ट्री के साथ। और ईटी नाउ स्वदेश की टीम भी इंडस्ट्री के कुछ वेटरन लोगों के साथ मौजूद है, जहां पर हमारे साथ 3 मेहमान हैं जो आज अपनी बजट उम्मीदों के साथ हमारे साथ मौजूद है। धन के फाउंडर और साथ ही सीपीआई के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट जयप्रकाश गुप्ता हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ ओमनीसिएंट सिक्योरिटीज के मैनेजिंग डायरेक्टर कमलेश श्रॉफ हैं और साथ ही एनमी के ऑल्टरनेट प्रेसिडेंट भी है और आनंद राठी सिक्योरिटीज के कमोडिटी और करेंसी के डायरेक्टर नवीन माथुर जी है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाला एक अहम मौके के लिए। जय, आपसे शुरू करूंगा, क्या लग रहा है बजट में जिस तरह की इकोनॉमी को लेकर लगातार सरकार रिफॉर्म पर फोकस कर रही है, इस बार का बजट क्या होगा? क्या ग्रोथ ओरिएंटेड होगा या फिस्कल डिसिप्लिन पे ज्यादा सरकार फोकस कर सकती है? विश्वमन जी, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद ये अपॉर्चुनिटी के लिए। देखिए, आज अगर इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो हम वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमीज हैं। गवर्नमेंट और पॉलिसी मेकर्स इंक्लूडिंग आरबीआई, इन्होंने जो भी स्टेप्स लिए हैं अभी तक सराहनीय हैं। राइट फ्रॉम फिस्कल प्रूडेंस से लेके 8.2% का जीडीपी ग्रोथ आना, जिस तरह से आरबीआई ने इन्फ्लेशन कंट्रोल में रखा है, लगातार ब्याज दरें कम कर रहे हैं, कंजम्पशन को बूस्ट करने की कोशिश की जा रही है, ये ग्लोबल मैक्रो माहौल में ये बहुत ही बड़ा और बोल्ड स्टेप है और अभी तक हम सक्सेसफुल रहे हैं। मुझे लगता है गवर्नमेंट इस बात से वाकिफ है और फाइनेंस मिनिस्ट्री में भी इस बात को लेके वो ज़रूर उन्होंने चर्चा की होगी और एज अ मार्केट प्लेयर हम उम्मीद करते हैं कि आने वाला बजट भी ग्रोथ ओरिएंटेड होगा। जो एक कंसर्न है कि प्राइवेट कैपेक्स पिक नहीं कर रहा है, उस पर जोर दिया जाएगा। किस तरह से एफडीआई इनफ्लोज को बढ़ाया जाए, उस पर मुझे लगता है एक रिविजिट करने की ज़रूरत है। बट जो उम्मीद है वो यही है कि अभी तक अगर हम लोग फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हैं तो आने वाले सालों में भी हम इस कंसिस्टेंसी को बरकरार रखें, उसको दिमाग में रख के बीइंग माइंडफुल ऑफ दैट फैक्ट, मुझे लगता है ये आने वाला बजट होगा। ओके, यानी एफडीआई को बढ़ावा देना ये एक बजट पे ज्यादा फोकस होगा, ग्रोथ को लेकर ज्यादा फोकस होगा, क्योंकि ग्रोथ के नंबर तो अच्छे आ रहे हैं लेकिन कंजम्पशन की स्टोरी अलग कह रही है। कमलेश जी, आपके पास आऊंगा। महंगाई के नंबर आप देख रहे हैं कि काफी कम है, जहां पर साफ सवाल उठते हैं कि क्या कंजम्पशन को लेकर चिंता तो नहीं है। दूसरी तरफ ग्रोथ के नंबर, किसकी रीडिंग ज्यादा करनी चाहिए? महंगाई देखना चाहिए या इस तरह के ग्रोथ के नंबर? ये कंफ्यूजिंग नहीं है सर? बिल्कुल। तो कहना ये है कि जस्ट टू ऐड टू व्हाट जयप्रकाश सेड, आई थिंक द फोकस ऑफ द बजट शुड बी एक्चुअली मोर रिटेल ओरिएंटेड। तो एक चीज नक्की है, अगर अपन फिगर्स भी देखेंगे, सो लास्ट ईयर FIs have sold a lot, but the main stabilizer has been retail. तो रिटेल को थोड़ा फोकस में रख के ग्रोथ को मैक्सिमम प्रायोरिटी देना चाहिए। सो GDP is something that one should and I'm very sure that the messages have gone to the finance ministry for the same, that try focusing on the GDP and महंगाई, as you rightly said, महंगाई तो of course रहेगी फोकस में, but as inflation is coming down तो अपना महंगाई भी थोड़ी कम होती जाएगी। लेकिन महंगाई जिस तरह से कम हो रहे हैं, 25 साल के निचले स्तरों पे महंगाई है, इससे नहीं लग रहा कि कंजम्पशन को लेकर चिंता है, वहां पर भी ध्यान देने की जरूरत है? वो एक बड़ा ड्रॉबैक हो सकता है। एक तरफ ग्रोथ काफी ज्यादा है, महंगाई आपकी बिल्कुल कम है, FIIs काफी समय से बिल्कुल दूरी बना रहे हैं, रिटेल पार्टिसिपेशन लगातार आ रहा है, नो ब्रेनर देख रहे हैं, लगातार ये जो इन्फ्लोज है लगातार बढ़ते जा रहे हैं। क्या कंसर्न है ऐसे में? बजट जब है तो बजट में ऐसा क्या करे, क्योंकि इतने सारे फैसले हुए, जीएसटी 2.0 आया, पिछले बजट में टैक्स में इतनी बड़ी राहत दी गई, उसके अलावा ब्याज दरों में लगातार कटौती, 1.25% तक की कटौती हो चुकी है, लेकिन कुछ रिवाइवल आप वहां पर देखिए कैपिटल मार्केट के लिहाज से तो वो नहीं दिख रहा है। सो वही पॉइंट है जो आपने मुद्दा उठाया कि कंज्यूमर के हाथ में पैसा ज्यादा रहना चाहिए, और वो रैशनल से है हमारे पास 3-4 और भी आइटम्स जिसको अपन गौर कर सकते हैं। तो अगर extra money comes in the hands of retail, then definitely the spending will also go up. Consumption will also take care of that. जैसे आप सोचेंगे कि अपना जैसे ये बायबैक पे जो टैक्स है, एग्जाम्पल, it is now that it is from the corporate, it has come down to the retail. So whoever is an investor, he actually tenders into the buyback.
तो उसके लिए दिस इज अ बिग एनॉमली बिकॉज यू एंड अप पेइंग ऑलमोस्ट अबाउट योर ओन टैक्स स्लैब प्लस द टीडीएस दैट गेट्स कट एट सोर्स. तो आपको क्या लग रहा है कि बाईबैक टैक्स की वजह से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स इसमें पार्टिसिपेशन उनकी So buyback by itself has become a little bit difficult to go ahead with. As you would have seen in the last Infosys also, उसके पहले वाली भी. So 2024 के बाद ये जो buyback का जो टैक्स है, either उसको easy कर दे, simplify कर दे, 20% across the board. ओके ऐसा कुछ करे, that's one. Second is ये जो अपना different types of taxations है, should be only 3 types. ओके Long-term capital, short-term capital and business income. So the 3 classification. उसमें वापस आप बोलेंगे कि इसको स्पेक्युलेटिव. सो फ्रैंकली स्पेक्युलेटिव कैश मार्केट में ट्रेड करो तो स्पेक्युलेटिव. तो क्या इन तीनों टैक्स के अंदर में फिर एसटीटी वगैरह को रिमूव कर देना चाहिए, आप कहना चाह रहे हैं? 100%. नवीन जी, आपके पास मैं आऊंगा, फिर जय से भी बात करूंगा उस पे एसटीटी को लेकर. क्या लग रहा है कमोडिटी मार्केट में नॉन एग्री सेगमेंट को छोड़ दे तो कमोडिटी मार्केट आप कह सकते हैं कि ऐसी स्थिति में है कभी भी बंद हो जाए? अगर एग्री कमोडिटीज वगैरह को देखो तो क्या लग रहा है, क्या कुछ करने की जरूरत है? क्या की फैक्टर्स है जो कमोडिटी मार्केट को इतना पीछे रखे हुए हैं? इक्विटी के एट पार जाने में कितना वक्त लगेगा? बहुत वैलिड क्वेश्चन है ये आपका. और इस क्वेश्चन का मतलब कि जब से कमोडिटी डेरिवेटिव्स मार्केट आए हैं चर्चा हो रही है, किसी ना किसी फोरम पे ये हमेशा चर्चा होती है कि कमोडिटी मार्केट्स जो कि ग्लोबल मार्केट सिनेरियो में वर्ल्ड इकोनॉमी में देखा जाए तो लार्जेस्ट हैं, पर अपने यहाँ पे वी बीइंग द लार्जेस्ट वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स इन लॉट मेनी कमोडिटीज वी आर स्टिल नॉट द प्राइस सेटर. मेरा कहने का मतलब ये है कि कमोडिटी का जो डेरिवेटिव मार्केट है, जब 2003 या 2004 में सेबी ने शुरू करा, नेशनल एक्सचेंजेस आए, उसके बाद से बहुत कुछ रिफॉर्म्स हुए हैं. प्रोडक्ट्स आए हैं, नए पार्टिसिपेशन आया है नया. अब म्यूचुअल फंड्स, इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स, एफपीआईज, द एआईएफ्स, द पीएमएसएस कैन हैपन ऑन कमोडिटी डेरिवेटिव्स. तो ऐसा नहीं है कि रिफॉर्म्स नहीं हुए हैं, बट देयर आर स्ट्रक्चरल इश्यूज. कुछ हद तक कुछ स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं जिसकी वजह से जिस तरह से कमोडिटी मार्केट को डेवलप होना था इंडिया में वो अभी तक नहीं हो पाया है. वन ऑफ द मेजर स्ट्रक्चरल इशू इज विश्वमन जी दैट द कॉर्पोरेट पार्टिसिपेशन इज वेरी लेस इन इंडिया. उसके पीछे क्या वजह मानते हैं आप? मतलब कि वो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट से रिलेटेड नहीं है. इट इज मोर टू डू विद द लिक्विडिटी ऑन द एक्सचेंजेस. अगर आप और मैं हैं इस पार्टिकुलर मार्केट को यूज करना चाहते हैं और मुझे लॉन्ग डेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स में ट्रेड करना है हेजिंग के लिए, मेरा प्राइस रिस्क एक्सपोजर है, उसके लिए मतलब कि जो लिक्विडिटी के कंसर्न्स हैं वो बहुत हद तक आज भी हैं और इसलिए वो किसी ना किसी तरह से एक डिसएडवांटेज है कॉर्पोरेट को पर्टिकुलरली इंडियन मार्केट्स में आने के लिए. तो उस लिक्विडिटी को बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है? एक्सचेंजेस और सेबी बहुत कुछ एक्शंस लेते हैं. एज अ ब्रोकर वी डू लॉट मेनी थिंग्स. सर लेकिन 20 साल से ज्यादा हो गए, हाँ, कम वही नहीं है. अब लेकिन वो चिकन एंड एग सिचुएशन है जिसे कहते हैं, और वो अभी तक उसका कुछ सॉल्यूशन निकला नहीं है. जिस दिन ये कुछ सॉल्यूशन निकल जाता है, इवन आरबीआई has not made it mandatory, but as per the listing guidelines, the people or the corporate or the institution who have an underlying exposure in commodity should, in their annual report, talk about whether they have hedged or whether they have not hedged. But then it is not a mandatory guideline as per the listing requirement. So इसलिए बहुत हद तक वो फॉलो नहीं होता है. अगर ये किसी तरह से मैंडेटरी कर दिया जाए कि आपका जो फिजिकल एक्सपोजर है किसी कमोडिटी में, और अगर एक्सचेंज पे आप किसी तरह से भी उस पर्टिकुलर कमोडिटी को हेज कर सकते हैं और उसका डिस्क्लोजर आपके एनुअल रिपोर्ट में आए, तो दैट वुड बी अ बिग बूम फॉर द कमोडिटी डेरिवेटिव. ये एक अच्छी सलाह है कि अगर इस तरह के अगर मैंडेटरी अगर आपको हेजिंग जरूरी हो अगर आपका एक्सपोजर फिजिकल मार्केट में, तो डेफिनेटली एक बड़ा बूस्ट होगा. और एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, जब बिगेस्ट एडवांटेज इज दैट इफ यू डू इट इन इंडियन मार्केट्स हेजिंग, यू आर एक्चुअली गेटिंग आउट ऑफ द करेंसी रिस्क. आप रुपी में ही अपने पूरे एक्सपोजर को हेज कर रहे हैं. तो एक वो बहुत पॉजिटिव है, पर लेकिन अभी तक वो फुल फ्लेज जिस तरह से होना चाहिए वो हुआ नहीं. ओके जय, आपसे मैं एसटीटी पे बाद में बात करूंगा. उससे पहले मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि आप कमोडिटी पार्टिसिपेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हैं. ऐसे में
सीपीआई ने क्या किया है अब तक कमोडिटी मार्केट के लिए पिछले 2 दशक में? देखिए, अवेयरनेस एक बड़ा कंसर्न है। आज अगर आप कंपेयर करें उसे कैपिटल मार्केट से, तो जहां 13 करोड़ यूनिक डीमैट अकाउंट्स हैं, वहां 13-15 लाख का नंबर है जो कमोडिटी में एक्चुअली पार्टिसिपेशन करना चाहते हैं। इसके पीछे 2-3 वजह है। देखिए, सबसे पहली वजह अगर आप देखें, जो अगर हम बजट की बात कर रहे हैं, तो अगर जो हमें उम्मीद है गवर्नमेंट से वो ये है कि अगर आप इंडियन मार्केट को एक्चुअली बनाना चाहते हैं, जहां पे हमारे कॉरपोरेट्स यहाँ इस मार्केट को हेजिंग के लिए यूज करें, जैसा नवीन जी ने कहा कि लिक्विडिटी का इशू है, तो लिक्विडिटी का इशू डेफिनेटली एक चिकन एंड एग सिचुएशन है, क्योंकि जब तक आप यहाँ पे कॉस्ट एडवांटेज नहीं देंगे, कोई सीरियस कॉरपोरेट यहाँ पे हेज नहीं करना चाहेगा। आज इंडिया में कमोडिटी हेज करना वर्ल्ड में सबसे कॉस्टलीएस्ट है। क्या है बताइए कि जी, देखिए, सबसे कॉस्टलीएस्ट है क्योंकि कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स शायद इंडिया ही एक यूनिक कंट्री है जहां पे कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स एग्जिस्ट करता है। आज अगर हम इंडियन मार्केट का कंपैरिजन चाइना से करें तो हम बहुत एक्सपेंसिव हैं हेज करने के लिए, क्योंकि एक सीटीटी एक बड़ा पोर्शन हो जाता है। तो सीटीटी की जरूरत नहीं है। तो मेरी यही उम्मीद होगी, हम लोगों ने ये पुटअप किया था, वॉल्यूम और लिक्विडिटी बढ़ने से वो सेट अप। बिल्कुल। देखिए, हमें इकोसिस्टम में पॉलिसी वाइज वो कॉन्फिडेंस दिखाना पड़ेगा कि हम सुनते हैं आपकी बात, हम ये रैशनलाइज कर रहे हैं, आप आइए और इस मार्केट में पार्टिसिपेट कीजिए। तो आपको लग रहा है कि सिर्फ सीटीटी एक फैक्टर है कि और भी कोई फैक्टर? देखिए, सीटीटी एक फैक्टर है, जीएसटी एक बड़ा फैक्टर है। आज हम लोग गोल्ड एंड सिल्वर में बहुत ज्यादा वॉल्यूम पिकअप नहीं देख पा रहे हैं। हम कहते हैं कि इंडिया एक बड़ा मार्केट है गोल्ड का, लेकिन हम आज भी प्राइस सेटर नहीं है, हम प्राइस टेकर है। ठीक है, तो वो एडवांटेज के लिए यहाँ जीएसटी में रैशनलाइजेशन की जरूरत है। कमलेश जी, आप टैक्सेशन की बात कर रहे थे। पिछले बजट में हमने देखा था कि एलटीसीजी एसटीजीसी को काफी हद तक ठीक करने की कोशिश की, आसान बनाने की कोशिश की। क्या उस फ्रंट पर भी और भी कुछ राहत की जरूरत है कि एलटीसीजी एसटीजीसी ठीक है, आपको एसटीटी में राहत चाहिए? सो एसटीटी भले रहे, सो देयर आर 2 ऑप्शंस है। अगर एसटीटी रहता है तो 88 सेक्शन ई जो है उसको रीइंस्टेट करना चाहिए, जो विच वाज देयर अर्लियर। दोनों टैक्स एक साथ चले वो ठीक नहीं है। सो अगर 88 ई करते हैं तो एटलीस्ट दैट कैन बी टेकन एज अ टैक्स क्रेडिट, सो विच विल एटलीस्ट द लोएस्ट थिंग इज के उसको अगर टैक्स क्रेडिट के हिसाब से ले, देन योर आज करंट टैक्सेशन डजंट गो अप बाय ऑलमोस्ट 12 पॉइंट्स. If while putting both the things we have worked out where almost 37% for someone who's in regularly part of the business and doing it comes to almost 36-37% versus a 25%. So एक चीज नक्की है कि अगर टैक्स ले और उसको सेक्शन 88 की रिबेट दे दे, दैट इज वन ऑप्शन. ऑप्शन 2 जो आप बोल रहे हैं कि जो कैपिटल गेन्स है उसको स्टेबिलाइज किया है, रीजनेबल किया है, बट एट द सेम टाइम इफ यू वांट इक्विटी कल्ट टू ग्रो, अगर इक्विटी के इन्वेस्टर्स को मार्केट में आना चाहिए तो ये हर एक टाइम इट शुड बी रिड्यूस्ड बाय सम पर्टिकुलर स्मॉलर परसेंटेज, सो दैट इट डजंट हैपन के फाइनली जीडीपी चाहिए तो इन्वेस्टर्स चाहिए तो टैक्स शुड बी रैशनलाइज्ड. एज राइटली सेड, जीएसटी 18% ब्रोकरेज पे और अदर एक्सपेंसेस पे लगता है, विच इज वेरी लार्ज. उसको एक्चुअली यू शुड ब्रिंग इट डाउन टू सम रैशनलाइज लेवल्स. इंस्टेड ऑफ 18% इट शुड बी इन द लोअर स्लैब्स. आप लगाइए बट इट शुड बी इन द लोअर स्लैब्स. सो दैट इज रैशनलाइजेशन ऑफ जीएसटी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. कैपिटल गेन्स मैंने आपको बता दिया, और 88 सेक्शन की जो रिबेट है दैट शुड बी कंसिडर्ड. ओके, तो ये वैलिड 3 पॉइंट्स हो गए. जय, हाँ, मैं आपसे भी पूछूंगा क्योंकि आप यहाँ पे ब्रोकिंग फर्म चला रहे हैं, आपके लिए क्या क्या चैलेंजेस है, ऐसी कौन कौन से राहत चाहिए बजट में जो एक इंडस्ट्री के तौर पर आप डिमांड रखना चाह रहे हैं? देखिए विश्वमोहन जी, हमें इंडियन मार्केट में ना कैश सेगमेंट को डेवलप करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम आज जो भी मनी इनफ्लो देख रहे हैं वो म्यूचुअल फंड के जरिए आ रहा है. अगर हमें वाइब्रेंट कैश मार्केट चाहिए तो उसमें जैसा कमलेश जी ने बताया कि कुछ चीजें 88E को रीइंस्टेट करना चाहिए. अदरवाइज आप डबल टैक्सेशन दे रहे हैं, आप एसटीटी भी दे रहे हैं और अपने प्रॉफिट्स पे फिर शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म टैक्स भी दे रहे हैं. दूसरा चीज मुझे लगता है वो बहुत क्रिटिकल है, वो है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स जो हम ले रहे हैं वो एक तरह का पेनल्टी है, क्योंकि अगर पेशेंट कैपिटल आपके इकोनॉमी में आ रहा है और वो कैपिटल किसी एसेट को होल्ड करके 2 साल रुकने को तैयार है,
और वो कैपिटल मूव नहीं कर रहा है आपके देश से, तो मुझे लगता है उसको इंसेंटिवाइज करना चाहिए। तो इंसेंटिवाइजेशन के लिए एक पहला माध्यम ये है कि आप जो LTCG है उसे हटा दें। ओके, आपको लगता है कमलेश जी कि क्या एलटीसीजी की वजह से अभी एफआईआई या एफपीआई वगैरह की भागीदारी कम हो रही है? सो आप देखेंगे एनआरआई को 20% फ्लैट टैक्स लगता है। जब भी जैसे मैंने ये एग्जांपल आपको दिया, हमारा जो रेसिडेंट इंडियन है, he ends up paying 36-37% because of this double taxation. So from that perspective, that anomaly is there. Second is capital gains. अगर आप टैक्स करते हैं, rightly said कि you know we want a kind of a structure कि जहां पे long term investors अपने वहां पे आए, और वो long term वाला चाहिए। वो SEBI also has also echoed the same thing कि ये जो intraday है यार, it's not like a machine that you are just trading, making money and going back. So we want that long term investors आए। तो long term investors को खुश करने के लिए, या खुश नहीं, at least to participate, you will have to reduce the capital gains, because that is where you want long term capital and that will be good for your GDP also. ओके, नवीन जी आपका भी एक टेक इस पे मैं लूंगा। इससे पहले भी तो एलटीसीजी के रेट्स थे, लेकिन एफआईआई फ्लो 2024 में देखिए बढ़िया फ्लोज आ रहे थे। हमने विश्वमोहन जी, मैं सीटीडी की बात करूंगा, मतलब ये कमोडिटी को लेके 2013 का जो सिनेरियो था, जब ये जुलाई 2013 में सीटीटी इंट्रोड्यूस हुआ, उस टाइम अलग था। आज टाइम बिल्कुल अलग हो गया। 12-13 साल हो चुके हैं जब से ये सीटीटी चल रहा है। ट्रांजैक्शन कॉस्ट किसी भी ट्रेड में अगर ज्यादा है तो एक डेटरेंट है सबसे बड़ा। अगर आपका ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम होता है तो डेफिनेटली वो पॉजिटिव है किसी भी मार्केट के लिए। कमोडिटीज को लेके मैंने कहा। जहां तक आपने एफआईआईज की बात करी, एफपीआईज की बात करी, आई थिंक इंडिया इज द ब्राइटेस्ट स्पॉट टुडे। वी आर नॉट सेइंग कि 18 बिलियन जो अभी तक इस कैलेंडर ईयर में निकल चुका है डॉलर, 18 बिलियन डॉलर एफपीआईज बाहर लेके जा चुके हैं या आउटफ्लो हो गया है इंडिया मार्केट से इक्विटी में। तो आपको क्या लग रहा है वो नहीं, डेट और वैल्यूएशन या ट्रांजैक्शन इक्विटी प्रोडक्ट्स, इंडिया स्टिल एज ऑफ दिस कैलेंडर ईयर पॉजिटिव इन टर्म्स ऑफ the money flowing in. Only specific to India, the people have gone out. 18 billion has moved out, but not in the case of debt. So, as an economy, as a country, what Jay said, what Kamlesh ji said, absolutely, there has to be certain things which the government should take in this budget, which would make capital markets, in spite of we being as a country the brightest spot, also the brightest spot to look into in terms of investment. ओके जय, लेकिन एक सवाल ये उठता है कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट की चर्चा तब होती है जब एफआईआईज का आउटफ्लो हो रहा है, लेकिन जब इनफ्लोज होते तो इस तरह की चर्चाएं कम हो जाती है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, इसे ना हमें रिलेटिवली देखना जरूरी है। आज अगर यूएस मार्केट जो वर्ल्ड का एक स्टेबल मार्केट माना जाता है, अगर वहां पे आपके रिटर्न्स इंडियन मार्केट से बेटर हैं इन डॉलर टर्म्स, तो ऑब्वियसली ये एक कंसर्न आता है कि कोई भी एक इमर्जिंग मार्केट में इन्वेस्ट करता है तो एक रिस्क ले रहा है। तो हमें वो अपना जो रिलेटिव एडवांटेज है उसे बना के रखना चाहिए। तो जिस तरह से हम लोगों ने देखा है कि आज 4-4.5% आपके यूएस ट्रेजरी में यील्ड आ रहे हैं, आज यूएस मार्केट इंडिया से बेटर परफॉर्म कर रहा है, तो उस केस में हमें जो पैसा इंडिया में आ चुका है उसे रिटेन करने के लिए क्या करने की जरूरत है, तो इस पे गौर देना बिल्कुल। और आज पैसे साइडलाइन पे बैठे हैं। कुछ रिफॉर्म्स हुए हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। आज इंश्योरेंस में 100% एफडी आया, इट्स अ ग्रेट मूव, लेकिन इस तरह के मूव आपको कैपिटल मार्केट पे भी लाना चाहिए ताकि जो पैसा आए और किसी एसेट में इन्वेस्ट हो, किसी कंपनी के ग्रोथ में इन्वेस्ट हो, वो पैसा इंडिया में कम से कम 2 साल 5 साल रहना चाहिए। और जैसा कमलेश जी ने कहा, ये मशीन नहीं है कि अब आए यहाँ पैसा बनाए, कैसीनो है और ने लेके निकल गए। पैसा शुड बी अ प्रोडक्टिव कैपिटल विच विल ओनली कम व्हेन यू हैव अ टैक्स एडवांटेज। आपको क्या लगता है, वैल्यूएशंस या फिर ट्रांजैक्शन कॉस्ट, इस वजह से एफआईआईज बाहर है? So always market works on valuations, okay? So whatever the long term perspective, valuation के हिसाब से ही market set हो जाती है। But volume, the market making business, the depth, that only comes from these smaller costs. And that smaller cost which is a feeling, वो बड़ा cost है। It's not a this thing.
look at the anomaly in debt market also. The taxation on the debt market, we haven't grown in terms of the debt market. एक और जगह ये भी है कि जैसे इन्होंने बताया 4%, 4.5% यूएस यील्ड है, यहाँ पे डेप्रिसिएशन होता है 4%, सपोज 2.5-3%, हाथ में क्या रह गया फॉर अ डॉलर डिनोमिनेटेड पर्सन? कुछ नहीं. सो कहना यह कि अगर अपनी डेट मार्केट भी थोड़ा उसको बनाने के लिए टैक्सेशन का एंगल ध्यान करें. इट कांट बी द सेम बिकॉज योर यील्ड्स आर एट 6%, अगेन द अमाउंट्स आर 6, 7, 8, 9. सो उसके ऊपर अगर आप वही टैक्स लगाते हैं तो इट बिकम्स 20%, 30%, which is very high for someone who is fixed. Then monies will not flow into the debt market. And the ever-growing debt market is also something that we should look at. So that's also one of the suggestions. ओके अब आखिरी दौर में हैं हम. अब एक एक करके आप तीनों मेहमानों से पूछेंगे. नवीन जी आपसे शुरुआत कर लेते. इसके अलावा टैक्सेशन का इशू हो गया, इसके अलावा और कौन कौन से इशूज है जिसको बजट में चर्चा करने की जरूरत है या उस फ्रंट पर काम करने की जरूरत आपको लग रही है? मुझे नहीं लगता कि कुछ बहुत हद तक रेलेवेंट चीजें रह गई हैं जो कि कंसर्निंग हैं. इस गवर्नमेंट ने पिछले 10-12 सालों में बहुत रिफॉर्म्स लाए हैं जो मेरे ख्याल से फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री के लिए पॉजिटिव है. जैसा जय ने कहा 100% ओडीआई इन इंश्योरेंस. इन गिफ्ट हाँ, गिफ्ट सिटी को लेकर बहुत सारे अनाउंसमेंट होते रहते, लेकिन अभी भी रिटेल पार्टिसिपेशन को क्यों दूर रखा जाए? हाँ, वहां पे प्रोडक्ट्स का बहुत वैलिड क्वेश्चन है विश्व मोहन जी आपका. गिफ्ट जो है, गिफ्ट सिटी आईएफएससी एक इंटरनेशनल ज्यूरिसडिक्शन है. अगर आपको और आपका इंटेंशन ये है कि ये गिफ्ट सिटी को आपको सिंगापुर, हांगकांग या दुबई फाइनेंशियल सेंटर से कंपीट कराना है तो उसके लिए उस तरह के रिफॉर्म्स जरूरी हैं. गवर्नमेंट ने पिछले 5 साल में बहुत रिफॉर्म्स करे हैं गिफ्ट सिटी को लेके. बहुत सारी नई चीजें भी आई हैं, बदलाव भी आया है कि गिफ्ट सिटी अपने आप में एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर बन सके. बट बहुत वैलिड क्वेश्चन आपने पूछा. पार्टिसिपेशन, ब्रॉडर पार्टिसिपेशन, इंडिया की भी अगर आप स्टोरी देखिए कोविड के बाद, द रिटेल इन्वेस्टर्स हैव एक्चुअली I would say stabilized the market in spite of the $18 billion of the outflow from the FPIs. अगर ये पहले की कहानी होती तो इंडिया भी उसी तरह से स्ट्रगल कर रहा होता कैपिटल मार्केट्स में जैसा हम पहले करते थे. तो रिटेल इज अ वेरी, I would say, very strong factor for any markets to grow. There's no taxation in gift, CTT, STT, कुछ भी नहीं है. मतलब कि नो कैपिटल गेन्स, नो शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, नथिंग. सो सब कुछ जो सिचुएशन है वो बहुत कंड्यूसिव है किसी भी तरह से उसको नेक्स्ट लेवल और इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर जैसा देने में कंपटीशन. बट रिटेल प्रोडक्ट्स की कमी है और रिटेल प्रोडक्ट्स जब तक नहीं आएंगे, जब तक ये थोड़ा सा वेट एंड वॉच गिफ्ट सिटी को चलता रहेगा. मेरा मतलब ये नहीं है कि वहां पे फंड मैनेजमेंट एक्टिविटी नहीं हो रही है. सो AIFs आर डूइंग वेरी गुड. वी हैव अराउंड 140 AIFs registered there in the gift IFSC with IFSCA. The regulator is very balanced, matured regulator which wants to see business growing at the same time, no risk and the regulation to manage that. आखिरी दौर में आप बताइए ऐसी कौन कौन सी चीजें और होनी चाहिए इकोनॉमी के फ्रंट पर या कैपिटल मार्केट के लिए जो बजट में करने की जरूरत है? और एक चीज है, एज अपने को रिटेल का बेस बढ़ाना है और यहां से जाना बहुत दूर है. अगर अब 12-15 करोड़ बोल रहे हैं एज ऑफ नाउ इन्वेस्टर्स, तो उसके सामने देखने जाए तो 140 करोड़ की संख्या के सामने अवर पेनिट्रेशन का जो लेवल है इज एज गुड एज 8%, 9%. This in all global markets is closer to 35% would be the median, can be even 50%, US markets etc. तो इसको बड़ा करने के लिए, of course, as of now, there are a lot of places where people don't have the necessary PAN cards and Aadhaar cards and all the KYC is done, and that वो पैसा जो है वो कोई ना कोई Ponzi scheme में चले जाता है. तो यहाँ पे they can even work because the constant, I think the focus of the whole thing should be retail investors because that is our self atmanirbhar and self sufficient. So वो हिसाब से अगर if they have to start opening an account and start doing, if PAN card is not there, maybe another option से उसको काम कराइए.
So once they get into the market, then they will see this is exactly what happened, what technology did at that point. तो into 2020 and later. तो उसको वैसे कराइए. आपके आखिरी नोट क्या है, क्या लग रहा है, क्या कुछ करने की जरूरत है यहाँ पर? ओवरऑल एक उम्मीद बता दीजिए. दो तीन चीजें हैं. जो फर्स्ट थिंग इम्पोर्टेंट है कि आज इंडिया एज अ स्वीट स्पॉट है. आज हम वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज हैं और हमें अगर ये पोजीशन रिटेन करना है तो इम्पोर्टेंट ये है कि अब हमें प्राइवेट कैपेक्स को भी पुश देना चाहिए, जो जिसके ग्रीन शूट्स दिखने लगे हैं. आई थिंक इतने सालों तक गवर्नमेंट ने एफर्ट लिया जिस हिसाब से एक्सपेंडिचर बढ़ाने का, अब वहाँ पे पार्टिसिपेशन कॉर्पोरेट्स एंड प्राइवेट सेक्टर से भी आना चाहिए. उस पर थ्रस्ट देना जरूरी है. जहां तक कैपिटल मार्केट की बात है, मुझे लगता है कि हमें 1 साल 2 साल नहीं, आने वाले नेक्स्ट 10 साल के बारे में सोचना चाहिए, या अमृतकाल या 2047 के तरफ अगर सोचना चाहिए. तो आज हमारे देश में उतना ग्रोथ है, कंजम्पशन स्टोरी इंटैक्ट है. ये सब को रखने के लिए हमें जरूरत है कि सीरियस मनी इंडिया में आए और वो मनी यहाँ पे रिसाइड करे इन अक्रॉस एसेट्स, चाहे वो कंपनी के आईपीओ में पार्टिसिपेट करे या एफडीआई के तौर पे आए. उसके लिए टैक्स रैशनलाइजेशन की जरूरत है, स्पेशली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स की. तो मेरी ये दो बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाला और हमारे दर्शकों को भी गाइड किया, और आप लोगों ने की जो उम्मीदें हैं, जो सरकार से डिमांड है, वो आप लोगों ने इस प्लेटफॉर्म के जरिए रखी. थैंक यू सो मच सर. Thank you.